नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह का अल्मोड़ा दौरा, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारियों के साथ किया मंथन, तो भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। उत्तराखंड के आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए सरकार अलर्ट, डीजीपी अशोक कुमार ने ऋषिकेश में सभी अधिकारियों, यातायात निरीक्षकों और थाना प्रभारियों के साथ की बैठक, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस में सुलगती असंतोष की चिंगारी, सोशल मीडिया पर वायरल 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबर। आज बैठक की भी चर्चा, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खबर का किया खंडन। खटीमा के झनकट क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध मिट्टी खनन जारी, नियमों को ताक पर रखकर ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर, जेसीबी का किया जा रहा इस्तेमाल, प्रशासन की कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष। जसपुर के कासमपुर गांव में गुलदार का आतंक, एक व्यक्ति की हमले के बाद मौत, तो वन विभाग टीम को झेलना पड़ा ग्रामीणों का आक्रोश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठक की और साथ ही स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जनपद बागेश्वर में कुछ होनहार किसानों ने अपने बलबूते कीवी, ट्राउट, स्ट्रॉबेरी उत्पाद उद्यान, पाली हाउस, शिक्षा, ई ऑफिस सहित अन्य क्षेत्र में अभिनव कार्य किए, जिसकी राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की। सिंह ने कहा कि बागेश्वर में कृषि, उद्यान, नेचुरल व ऑर्गेनिक कृषि के साथ ही धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा देना चाहिए ताकि पलायन को भी रोका जा सके। उन्होंने जिलाधिकारी विनीत कुमार को रिवर्स पलायन, नेचुरल एवं ऑर्गेनिक कृषि, महिला स्वयं सहायता समूहों को और सुदृढ़ करने, शैडो एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी एवं डिजिटाइजेशन कार्य करने वालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए और जिला योजना, राज्य सेक्टर व केंद्र सेक्टर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। और आज मैं बागेश्वर में आके बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिस प्रकार आपने कहा संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज, जो मौका है वो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड है। मैंने जिस प्रकार आज बहुत डिटेल ब्रीफिंग लिया, जो डीएम साहब, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस वाले हैं, उनसे बहुत विस्तार में मैं जानना चाहता था कि बागेश्वर में वो क्या चीज़ है जो अलग है, और सच कहूँ तो बहुत कुछ अलग है। और यहाँ पर जो सबसे खुशी मेरे को हुई है कि जिस प्रकार से एक इवेंट्स का टर्न हुआ है, एक पैशन का टर्न हुआ है, और वो भी तब हुआ है जब कोविड महामारी का समय चल रहा था। अभी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बागेश्वर के अंदर में है कि जिस प्रकार से कीवी का प्रोडक्शन है,
जिस प्रकार से ट्राउट प्रोडक्शन है, जिस प्रकार से स्ट्रॉबेरी का उत्पादन है और जिस प्रकार से उसी समय के अंदर में ई ऑफिस का एक जो प्रचालन किया है, जो यहाँ पर किया, इससे मैं सोचता हूँ कि ये स्थिति एकदम बदल जाएगी। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ऋषिकेश में डीजीपी अशोक कुमार ने जनपद के सभी अधिकारियों, यातायात निरीक्षकों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजधानी देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए और 4 धाम यात्रा के मद्देनजर ऋषिकेश में एक यातायात निरीक्षक भेजने की बात कही। वहीं अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई और पार्किंग के लिए नए स्थान चिन्हित कर जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था बनाने, मसूरी, ऋषिकेश और पर्यटक स्थलों पर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। उसको ट्रैफिक का मोबाइल दे दीजिए। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्थाओं के लिए 2 बार बैठक करने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने इस बार बीटीसी परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेकर उन्हें व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्य रूप से गढ़वाल कमिश्नर का फोकस पार्किंग और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर रहा। आज 4 धाम यात्रा को लेकर पुनः जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ बातचीत हुई है, जिसमें पर्यटन है, यूकाडा है, स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग है और प्रशासन के अधिकारी हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर ही बातचीत हुई है कि किस प्रकार आगामी जो 4 धाम यात्रा है उनको सुव्यवस्थित करें। मुख्यतः जो परिवहन को लेकर इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत हुई है। वाहनों की क्या स्थिति है, पंजीकरण की क्या स्थिति है, काउंटर जैसे पिछली बैठक में हुआ था कि इस वर्ष काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिक भीड़ आएगी। इसी तरह से पर्यटन का जो पंजीकरण है उसके यहाँ पर काफ़ी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर्स पे भी पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है ताकि अधिक से अधिक यात्री उसमें पंजीकरण करवाएं। और इसके अलावा पेयजल की जो सुविधाएँ हैं, रात्रि में यदि यात्रियों को कोई विश्राम करने की आवश्यकता पड़े वो है, और विशेषकर ऋषिकेश में जो पार्किंग है उसको लेकर भी आज हल्द्वानी नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण पर प्रहार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर नगर निगम द्वारा शहर को चमकाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। नगर निगम सभागार में विकास की रूपरेखा बनाने के लिए यूएसडीए और संबंधित अधिकारियों के साथ मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बैठक ली और शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर योजनाओं का खाका तैयार करने के निर्देश दिए गए। आप सबको विदित ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आगमन पर 2025 करोड़ रुपए इस शहर के सांकेतिक विकास के लिए दिए गए थे और ये एडीबी वित्त पोषित है। और आज इसी संबंध में एक कार्यशाला यूएसडीए और सभी कार्यदायी संस्थाएं और नगर निगम के सभागार में ये बैठक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और शहर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच के लिए, सांकेतिक विकास के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। आज ये सांकेतिक विकास को लेकर सारा विषय इसमें आना है, सारा विषय आना है। सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, कंसल्टेंट्स भी हैं और यूएसडीए भी है, साथ में आपके पीडब्ल्यूडी है, जल संस्थान है, जल निगम है और फॉरेस्ट के भी अधिकारी बुलाए थे। तो लगभग आज एक अच्छा विचार मंथन यहाँ पर चलेगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के पद पर हुई ताजातरीन तैनातियों के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चिंगारी सुलगती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर सुलग रहे इस असंतोष के बीच सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।
राजनीतिक हलकों से खबरें आई कि आलाकमान के फैसले से नाराज पार्टी विधायकों का एक गुट बैठक कर सकता है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस खबर का खंडन किया है। वहीं जिलों से कार्यकारिणी के इस्तीफों की भी खबर आती रही। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कांग्रेस के 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबर तेजी से वायरल हुई। इसके बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी विधायकों से संपर्क कर असल स्थिति जानने की कोशिश की। इसके बाद अध्यक्ष समेत तमाम बड़ा नेता ने ऐसी कोई बैठक होने से इनकार किया है। दरअसल कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के पद पर हुए चयन को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। पार्टी का एक धड़ा इस चयन में गढ़वाल की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहा है। इसके साथ ही कई पार्टी कार्यकर्ता प्रीतम सिंह को दरकिनार किए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। खटीमा के झनकट क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है और नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित सीमा से अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है और निर्धारित मात्रा से अधिक मिट्टी खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनुमति लेने वालों के द्वारा 200 घन मीटर मिट्टी खनन के लिए 2 दिन की अनुमति ली गई थी, लेकिन उसकी आड़ में कई ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही डंपर जेसीबी से 200 घन मीटर से ज्यादा अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है। जसपुर के कासमपुर गांव में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन सूचना के करीब 5 घंटे बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जहां वन विभाग टीम को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। वहीं मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया और गुलदार का रेस्क्यू किया गया और पिंजरा भी लगाया जाएगा। शीशराम सैनी है और ये ग्राम कासमपुर के निवासी हैं। आज सुबह लगभग 5:30 बजे अपने खेत में गेहूं काटने गए थे। तभी वहां अचानक एक गुलदार ने इन पर हमला किया। गुलदार ने इनके गर्दन पे पीछे से वार किया। ये किसी तरह से आप गुलदार से छूट कर भागे और तभी इन्होंने अपने परिवार को बताया कि गुलदार ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी ये उस समय गिर गए। रहा होगा गुलदार के हमले का और इनको बताने का मतलब गेहूं काटने के लिए जा रहे थे तो गुलदार ने अटैक किया है तो वो एक्सपायर हो गए। लेकिन जो है डेड बॉडी के प्रथम दृश्य मुझे मैंने डेड बॉडी को देखा है तो उसमें कोई निशान ऐसा मुझे लगा नहीं है। इसकी हम जांच करवा रहे हैं। हमारी जो डिपार्टमेंट की मेडिकल टीम आकर जांच करेगी कि ये वास्तविक। अक्सर कोतवाली क्षेत्र के टांडा महतोली में अज्ञात 5 बदमाशों द्वारा ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 4 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर लूट में शामिल कार सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को मुजफ्फरनगर से बरामद किया गया। हमारे टांडा महतोली जो लक्सर थाने का ही एक चौकी है, उसमें ये ज्ञात हुआ था कि एक इशरार पुत्र इकबाल जो मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला था, इसका ट्रैक्टर लूट की घटना इसके में हुई थी। इंस्पेक्टर लक्सर ने इसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए मूल धाराओं पर इस पर मुकदमा कायम किया था, पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो चीज़ें प्रकाश में आई थी, इसको तुरंत जो है 365, 394 में इसको तरमीम किया गया। सीओ लक्सर और इनके द्वारा तुरंत एक टीम की बनाते हुए इस पर जो भी इस तरीके की घटनाओं में लोग शामिल रहे हैं, इस पर कार्रवाई की गई और पता रसी सुराग रसी के जरिए इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 2 हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं, इनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया। बरेली जिले के भोजीपुरा स्थित श्री राममूर्ति स्मारक चिकित्सालय प्रशासन पर अस्वस्थ बच्चों को गलत उपचार देकर मारने का आरोप लगाते हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन का पुतला दहन किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चिकित्सालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान लालकुआ कोतवाली चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश सरकार
योगी महाराज जी से बस हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और न्याय मिले, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। राम मूर्ति हॉस्पिटल में जिस तरह की लापरवाही चल रही है और डॉक्टर चला रहे हैं, इसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी आक्रोश में है और आगे भी हिंदू युवा वाहिनी इस पर अपनी कार्रवाई करेगी। और आज भी हिंदू युवा वाहिनी के सब हमारे पदाधिकारी खड़े हैं यहाँ पर, चंद्रपाल भाई के साथ हम सब खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तरह मेरे किसी ने कोई नहीं सुनी। मैंने कहा मेरा बच्चा कैसे मरा, कोई जवाब दीजिए, क्या किस कारण मरा है और इतनी बड़ी लापरवाही आपकी हुई है। आज मेरे घर का चिराग बुझाया, कल को किसी और का घर का चिराग बुझाओगे। हम लोग, मुझे नहीं पता था कि मैं आप इस आशा से लेके गया कि मेरा बच्चा वहाँ पे जाएगा, डॉक्टर है, बोल लगे उन लोगों ने बच्चों को काटने पीटने का, बच्चों के साथ ऐसे कर रही है हॉस्पिटल में, और कोई सुनने के लिए मेरा तैयार नहीं। इतनी गुहार हाथ जोड़ रहा, सबके अस्पताल में घूमता रहा। मैंने कहा क्यों मरा, कोई डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर ने आके, कोई सीएमओ ने आके मुझसे नहीं समझा क्या बात है करनी है। जैसे कि वहाँ पे अभी भाई ने बताया, उस तरीके से वहाँ डॉक्टर की कोई भी टीम नहीं होती है। जिस तरीके से बच्चे की MRI की जाती है उस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट होता है, हार्ट बीट वगैरह सब नापी जाती है, देखा जाता है। किसी बच्चे को ICU से जब निकाला जाता है तो उसके साथ पूरी टीम मौजूद होती है, लेकिन उस तरह का वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक नर्स और एक गार्ड बच्चे को ले जा करके सीधे MRI के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर कोई भी टीम नहीं थी, सिर्फ एक नशा देने वाली एक डॉक्टर थी, उसके अलावा अतिरिक्त कोई भी नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों द्वारा उसको बच्चे को 8 बजे मृत घोषित कर रखा है, लेकिन बच्चा 6:30 बजे ही मृतक हो चुका था। अपने तथ्य को छुपाने के लिए उन्होंने फाइल में भी पूरी रिपोर्टें बदल दी हैं। हमारे द्वारा उनके फाइल मांगी गई उचित कार्रवाई के लिए, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें फाइल नहीं दी, ना ही कोई पेपर दिया है। पहाड़ों पर तापमान बढ़ने से वनाग्नि की घटनाओं में भी इजाफा हो गया है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार पहाड़ों में अभी तक वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन फिर भी फायर सीजन को देखते हुए चमोली जिले का वन महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। भले ही वनाग्नि की घटनाएं पूरी तरह न रुकी हो, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस बार वन विभाग वनाग्नि की घटनाओं की सूचना मिलते ही त्वरित आग बुझाने में तत्परता से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ वन प्रभाग में अब तक कुल 42.6 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं से नुकसान हुआ है। ये इस समय टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। हमने वनाग्नि घटनाओं के लिए सभी वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जैसी सूचना मिलती है तुरंत अपने फायर वाचर, पूरे डिवीज़न में 100 फायर वाचर लगाए हैं हमने, और उनके साथ तुरंत आग बुझाएं और एक वन कर्मचारी को गांव में भेजें, उनसे भी, गांव वालों से भी सहायता लें। और अभी तक करीब 18 घटनाएँ हो चुकी हैं हमारे बद्रीनाथ वन प्रभाग में, जिन पे काफ़ी काबू पा लिया गया है और हम लोग लगातार सजग हैं। आज कोई घटना वनाग्नि की नहीं है और हमें गांव वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।